आज हम लोग पॉलिटी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत दिनों बाद आज क्लास शुरू हो रहा है। देखिए, भारतीय संविधान की बात जब हम करते हैं तो भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान है वो प्रावधान जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था और एक टाइम की बात नहीं है। उन्होंने अलग अलग टाइम में अधिनियम बनाया और भारतीय संविधान का विकास हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बार जब भारत में अंग्रेज आए तो 1608 ईस्वी में व्यापार करने आए थे। वो उस समय भारत में शक्तिशाली मुगल राजवंश की सत्ता थी, इसलिए उन्होंने और कोई दूसरी एक्टिविटी करना उचित नहीं समझा और भारत में व्यापार करते रहे। लेकिन इनको जब भी मौका मिला अपने शक्ति का प्रसार करते रहे। जैसे कि आप देखोगे कि 1611 में मुसलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया, 1613 में सूरत में स्थापित किया, 1651 बंगाल में, है ना। उसी तरीके से उड़ीसा समय समय पे फिर देखते हैं हम कि 1667-68 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेंगाजा का चार्ल्स द्वितीय, जो कि इंग्लैंड का राजकुमार था, उसका शादी होता है। तो पुर्तगाली राजकुमार को बम्बई दहेज के रूप में मिलता है और ये जो पुर्तगाली राजकुमार चार्ल्स द्वितीय है वह क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के किराए पे बेच देता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यानी कि 1667 में शादी हुआ, 68 में है जो वो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। तो अब देख सकते हैं कि 1613 में सूरत वाले एरिया पे, 1651 में बंगाल वाले एरिया पे, 1668 में महाराष्ट्र वाले एरिया पे। तो इस तरीके से मतलब बहुत बड़े एरिया पे जो है ना, धीरे धीरे करके व्यापार इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद 1686 में इन्होंने भारत के प्रांतों पे हमला चालू किया। तो उस समय क्या था, 1686 में मुगल वंश का एक शक्तिशाली शासक औरंगजेब का शासन था। तो औरंगजेब को लगा कि ये तो हमारे संप्रभुता पे हमला है, तो इनको खदेड़ दिया मार के, और ये लोग डर के मारे फुल्टा द्वीप में चले गए और बाद में फिर बहुत मन्नतें किए कि हमको व्यापार करने दीजिए। उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि ठीक है आओ, लेकिन इस बार बदमाशी मत करना। तो व्यापार करते रहे। 1707 ईस्वी में क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जितने भी मुग़ल वंश के जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने शक्तिशाली नहीं हुए और वो लंबे लंबे टाइम तक शासन भी नहीं कर पाए एक नियमित रूप से। तो उत्तराधिकारी अयोग्य हो गए, तो सत्ता भी कमज़ोर हो गई। और जब जब भारतीय इतिहास में केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई है तो यहाँ के प्रांतीय जो क्षेत्र हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और एक बड़ा सेंट्रलाइज पावर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। और यही हाल हुआ मुग़ल वंश के जो औरंगजेब था, उसकी मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया। जब छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया तो आपस में लड़ते थे, आपस में भिड़े रहते थे, एक दूसरे से बनती नहीं थी, संगठित कोई सरकार नहीं था। तो अंग्रेज़ों को इससे मौका मिल गया और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाकर 1757 में प्लासी की युद्ध जीता और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है शाह आलम द्वितीय से और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। 1765 में द्वैत शासन की भी स्थापना हो गई थी। अब द्वैत शासन की स्थापना हो जाने से इनको हुआ क्या कि दीवानी अधिकार इनको प्राप्त हो गया, तो ये क्या करने लगे, किसानों पे शोषण करने लगे,
छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, सब पे शोषण करने लगे। टैक्स की रेट को इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उनको कोई फिक्र नहीं थी कि जनता या किसान मारे जाएं या जो, उनका पैकेट भरना चाहिए। तो 1765 में हुआ क्या कि द्वैध शासन की स्थापना से, अभी आपको बताया कि 1608 में अंग्रेज आए थे, तो आई थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो गया कि टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया भारतीय क्षेत्रों पर से। और जब टैक्स वसूलने का अधिकार जब प्राप्त हो गया तो इन्होंने क्या किया कि इतना टैक्स के रेट बढ़ा दिए कि किसानों और मजदूरों का और कुटीर उद्योगों का इतना शोषण हुआ कि 1770 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो मतलब कितने लाख व्यक्ति भूखे मर गए थे। यही स्थिति थी, क्योंकि टैक्स की ज़्यादा बढ़ जाने से खेती होता नहीं था, और जो खेती होता था वो टैक्स पे करने में ही चला जाता था। और जब फसल नहीं होगा तो साहूकार से जो पैसा लेके हम खेती किए थे तो कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। इससे क्या होता था कि साहूकार का सीधे नियंत्रण हो जाता था ज़मीन पे, तो उनकी खेती भी चली जाती थी और जो श्रम था वो भी चला जाता था। तो ये सब बातें थी। तो हम देख रहे थे कि भारत में हम संवैधानिक विकास के बारे में बात कर रहे थे, तो इन सब कारणों का अब 1765 में हो गया द्वैध शासन की स्थापना। तो अब देखते हैं हम कि भारत में होता क्या है कि जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ है, जो संविधान का निर्माण हुआ है, तो अभी बताएं कि जो अंग्रेज़ों ने शोषणकारी नीति भारत में बनाया है उसके खिलाफ भारतीयों ने जब आंदोलन शुरू किया और उन आंदोलन के जरिए, है ना, हम लोगों की मांगों को ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया, तो वो जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में नियम बना के भेजते थे और उन्हीं सारे नियमों के आधार बना के ना भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो वो सब चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप एक आधुनिक भारत का कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आप अगर क्लास किए रहेंगे तो आज हम लोग आते हैं, ये एक जानकारी ज़रूरी थी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता था और संविधान बना तो कैसे बना, तो ये हम लोग मतलब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बेहद ज़रूरी बातें हैं कि हम लोग ये जान लें कि भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, भारत के संवैधानिक विकास और संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि संविधान सभा क्या था, कैबिनेट मिशन योजना क्या था, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कब? जब हम लोग आधुनिक भारत की क्लास को मैं शुरू करूंगा और उसको एक बेहतर तरीके से ख़त्म कर लेंगे तो संवैधानिक विकास ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे टर्म है कि अगर हम डायरेक्ट उस पर आएंगे तो बिना इतिहास को पढ़े समझने में थोड़ा दिक्कतें आएंगी। तो हम देखते हैं कि संविधान पढ़ना है तो पहले देखते हैं कि संविधान है क्या। तो देखिए संविधान है क्या। तो अगर हम बात संविधान की करते हैं तो देखिए संविधान नियमों का एक संग्रह है या नियमों के संग्रहों का एक दस्तावेज है जिसके आधार पे किसी देश का, किसी राज्य का, किसी संस्था का संचालन किया जाता है। तो बेहतर संचालन के लिए, है ना, नियम कानूनों का एक संग्रह है और उसी का एक दस्तावेज को संविधान कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं? यानी कि एक सेट ऑफ रूल है ना, एक कानूनों का संग्रह है जिसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब संविधान भी जो होता है दो टाइप का होता है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान की अगर बात किया जाए तो भारत और अमेरिका का है, और अलिखित संविधान की बात किया जाए तो निश्चित रूप से ब्रिटेन का नाम आता है, और भी इजराइल हो गए, फिलिस्तीन हो गया, कनाडा हो गया, इन सब का जो संविधान है वो क्या है? अलिखित है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या है? लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान है तो भारतीय संविधान में भाग कितने हैं?
तो भाग जो हैं 22 हैं। हालांकि बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जैसे 9 जोड़ा गया है ना, भाग 9 में 9 जोड़ दिया गया, तो उस तरीके से अगर बाद में देखेंगे कि संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा के भाग को कर दिया गया है, क्या 25 भाग कर दिया गया है। लेकिन काउंटिंग में 22 ही हैं, लेकिन जैसे अगर कहें कि 9 और 9 ये तो वो 2 हो गया ना, तो वैसे जोड़ेंगे तो 25 है। तो भाग 22। और जब मूल संविधान था तो उस समय अनुसूची जो था वह था 8, लेकिन अभी क्या हो गया है 12। तो हम देखते हैं पहले कि भारतीय संविधान में है क्या क्या। तो पहले अनुसूची 8 था, अब कितना है 12 है। पहले अनुच्छेद कितना था, पहले अनुच्छेद थे 395, जो अभी अगर देखेंगे तो 450 के समथिंग हो गया है। 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये भाग क्या होता है। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं, है ना, कोई किताब अगर पढ़ते हैं अपन, जैसे कोई किताब ले लीजिए, जैसे देखिए कि जैसे ये किताब है, ये किताब है, तो इसमें देख रहे होंगे कि एक जो होता है ये भूमिका रहता है। तो ये संविधान, ये क्या होगा, ये संविधान मान लेते हैं हम कि ये संविधान है। तो ये जो इंट्रोडक्शनी पार्ट जो दिया होता है ना, इसको भूमिका, इसी को कहते हैं प्रस्तावना। ये किताब की जो भूमिका होता है उसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और इस प्रस्तावना के बाद ये जो विषय सूची में देख रहे हैं, इसमें जो चैप्टरों का नाम दिया रहता है उसको भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो विषय सूची में चैप्टर का जो नाम दिया है ना, इसको कहते हैं भाग। अब चैप्टर में आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिएगा तो लिखा होगा कि पहले हेडिंग दिया हुआ है मेन टॉपिक सामान्य भौतिकी, उसके बाद दिया हुआ है कि भौतिक जगत, भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज। तो उसमें जो पेज नंबर दिया होगा कि 1 से 3 तक, पेज नंबर दिया हुआ है यहीं पे कि 1 से 3 तक। तो 1 से 3 तक जो ये पेज नंबर दिया हुआ है ना, तो उसी को कहते हैं अनुच्छेद। तो समझ में आ गया होगा कि भाग किसे कहते हैं, प्रस्तावना किसे कहते हैं, और अनुच्छेद किसे कहते हैं। अब ये अनुसूची क्या होता है। तो देखिए, जब भारतीय संविधान बनकर जब पूरा तैयार हो गया, तो संविधानविदों को लगा कि कुछ ऐसे नियम कानून है, बाद में उनको लगा कि इनको भी जोड़ना बेहद ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि अब सारा एडजस्ट हो गया था जिसको जहाँ होना था, तो उन्होंने वो बाद में जो नियम कानून उन्होंने सोचा और समझा कि ये ज़रूरी था इसको भी जोड़ना, तो उसको एक अलग संग्रह बनाकर उसको बाद में जोड़ दिया गया और संविधान के साथ चिपका दिया गया, जिसको क्या कहा गया, अनुसूची कहा गया। और सारे अनुसूची में विवरण है, कुछ कुछ विषयों का क्या है, विवरण है। तो अब तो ये समझ में आ गया कि भाग किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं, और अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, है ना, एक एक भाग पे पढ़ेंगे और भाग से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है सबके बारे में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, पहले हम लोग शुरू करते हैं भाग 1 से। भाग 1 में क्या कहा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसका जो विवरण है, तो इसका विवरण जो है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 है ना।
इसका जो विवरण है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। तो इसका जो विवरण हो गया अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हो गया। तो यानी कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देख लेते हैं अनुसूची 1 में भी यही विवरण दिया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और यह दर्शाया गया है कि अनुसूची 1 में कौन कौन सा पार्ट है जो अनुसूची 1 में रखा जाएगा। तो देखिए भाग 1 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा भाग होगा। यानी कि भारत का जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन सा शामिल होगा उसके बारे में भी यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 1। तो उसमें यह प्रावधान करता है कि पहला कौन होगा, तो सभी राज्य सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या क्या कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में हेडिंग है, जैसे मैंने अभी एक किताब दिखाया ना कि एक हेडिंग होता है उसके बाद मेन टॉपिक दिया जाता है। तो भाग 1 में कहा गया कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ना। तो अनुच्छेद 1 में क्या हो गया, भाग 1 में, ये भाग 1 में कहा गया कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक 4 अनुच्छेद है, 4 आर्टिकल है। तो अब अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ से याद करने वाली बात क्या है कि प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान में भारत के नामों का उल्लेख जो किया गया है, क्या क्या नाम का उल्लेख किया गया है। आप सुने होंगे कि आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, तो हिंदुस्तान, तो इंडिया, भारत, 5 नाम हो गया। तो क्या 5 नाम का उल्लेख है संविधान में? तो नहीं, संविधान में केवल 2 नामों का उल्लेख है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया 2 नामों का उल्लेख है हमारे संविधान में। तो यहाँ पे देखिए कि 2 नामों का उल्लेख है हमारे संविधान में। तो अनुच्छेद 1 में कहाँ है, यह अनुच्छेद 1 में है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब ध्यान देने वाली एक बात और है कि संघ के लिए एक शब्द यूज होता है फेडरल और एक शब्द यूज होता है यूनियन। तो भारत का जो संघ है उसके लिए यूनियन शब्द का उल्लेख है।
अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है, यूनियन शब्द का उल्लेख है। आगे जब हम संघीय प्रणाली पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि यूनियन और फेडरल में क्या अंतर होता है। तो अभी हम लोग बेसिक बातें हैं उसको जान लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल 1 में ही क्या गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया शामिल होगा। तो वे जो सभी राज्य हैं, यानी कि वर्तमान में जो 28 राज्य हैं वो सारे 28 राज्य है ना। उसके बाद सभी केंद्र शासित प्रदेश, तो अभी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे। और उसके बाद मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान में ये तनातनी का माहौल रहता है, या कोई भी देश से अगर युद्ध होता है और भारत उस एरिया को जीत लेता है, तो जब उस एरिया को शामिल कर लिया जाएगा तो उसको आर्टिकल 1 और भाग 1 के अंतर्गत संशोधित करके बढ़ा दिया जाएगा उसमें कि अब इस एरिया को भारत में शामिल कर लिया गया है। तो ये था अनुच्छेद 1 की बात। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 2 की। तो देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है संघ में, या लिखिए भारत में नए राज्यों की प्रवेश / स्थापना। अब इसका मतलब क्या हुआ, भारत में नए राज्यों की प्रवेश। अब भारत है, मान लीजिए कि भारत है, भारत का मैप चलिए देखिए बना ही देते हैं। समझने के लिए समझ लीजिए, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत हो गया, इसको पाकिस्तान मानते हैं। तो ये देखिए ये हो गया भारत और ये हो गया कौन, पाकिस्तान। तो भारत में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, ये है सिक्किम। सिक्किम पहले क्या था, स्वतंत्र एक प्रांत था, स्वतंत्र राष्ट्र था, स्वतंत्र देश था सिक्किम। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है ना, ये बातें जो है अनुच्छेद 2 में है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 में है भारत में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। तो अगर मान लीजिए कि कल है, ये देखिए नेपाल है, तो कल हमारा नेपाल से समझौता होता है कि हाँ, ये नेपाल कहता है कि हम आप में मिलना चाहते हैं। तो अगर ये भारत में मिलेगा ना, तो भारत का राज्यों की संख्या बढ़ जाएगा, 28 है तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको संशोधन करके चढ़ाना पड़ेगा। तो वही बात कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस विधि के अनुसार होगा, तो उसका प्रक्रिया जो है ना वो क्या अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है। तो आप देखे होंगे कि सिक्किम को जो है ना 34वां संविधान संशोधन के द्वारा, सिक्किम को 34वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सह राज्य के रूप में मिला लिया गया था। जब वो कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो ये देखिए कहाँ का है, भारत से बाहर का है ना। भारत में नए राज्यों की प्रवेश, ये भारत के बाहर से प्राप्त होने वाले राज्यों की बात करता है। अनुच्छेद 2 किसकी बात करता है, भारत से बाहर, यानी कि भारतीय जो भूभाग है
उसके बाहर के जितने भी एरिया होंगे, अगर वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत उसको प्राप्त करना चाहता है, तो उसका जो प्रक्रिया है वो किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट रूप से प्रश्न तो पूछ ही सकता है कि नए राज्यों का भारत में प्रवेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो हो जाएगा कौन सा? अनुच्छेद 2 में। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए, अब अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में क्या क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा। जैसे मानते हैं ये केरल है और ये तमिलनाडु है, तो कहता है कि किसी राज्य का किसी क्षेत्र को अलग करके, तो केरल का मान लेते हैं इतना सारा पार्ट निकाल के एक अलग राज्य का निर्माण कर दें, या इतना केरल का ले लेते हैं और इतना तमिलनाडु का ले लेते हैं, तो क्या हो गया इसमें? यानी कि लिख लीजिए, किसी राज्य का क्षेत्र अलग करके पहला हो गया। दूसरा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर किसी राज्य का क्षेत्र अलग करके। तीसरा, देखिए किसी राज्य का क्षेत्र अलग करके, तो ये जैसे केरल का हो गया ना, तो केरल का एक क्षेत्र अलग कर दिया और उसका एक अलग राज्य बना दिया। या दो या दो से अधिक राज्य हो गया, तो ये दो राज्य हो गए, उसके इतना इसका आधा इसका क्षेत्र ले लिया, आधा इसका क्षेत्र ले लिया और एक अलग क्या राज्य का निर्माण कर दिया। अब देखिए, अब कहा क्या क्या गया है कि किसी का क्षेत्र बढ़ा सकता है। तो किसी का क्षेत्र बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि देखिए, ये जो केरल है ना, ये केरल है, यहाँ चलिए ये जो आंध्र प्रदेश है इसको ले लेते हैं। तो ये जो आंध्र प्रदेश का एरिया हुआ, तो कह रहा है कि किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है। अगर हमको ये आंध्र प्रदेश का एरिया बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि तमिलनाडु का जो सीमा यहाँ है, तो ये सीमा यहाँ कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि इसका क्षेत्र उसको दे दिया, तो किसी क्षेत्र का सीमा बढ़ गया ना। जब इसका सीमा बढ़ गया तो इसका सीमा घट गया। तो वही कहा गया है कि किसी क्षेत्र का सीमा बढ़ा सकता है, सीमा बढ़ा सकता है या घटा सकता है, सीमा बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। तो ये अनुच्छेद 3 में क्या क्या बात था कि भारत में जो है ना किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है। अच्छा, ये बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का जब निर्माण हुआ था तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया होगा? तो अनुच्छेद 3 ही था। अब इसका प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी क्षेत्र का नाम बढ़ाना है, बोलो किसी क्षेत्र का अगर
एरिया घटाना या बढ़ाना है या इसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सबसे पहले जो है ऐसा विधेयक तैयार करके राष्ट्रपति से आज्ञा लिया जाता है और राष्ट्रपति जिस राज्य में यह प्रक्रिया होना है, यानी कि जिस राज्य का नाम या क्षेत्र बदला जाना है, उससे राय लेता है एक सर्टेन डेट देके, एक टाइमिंग देके। उसके बाद अगर वह राज्य तैयार हो जाता है तो भी ठीक, और तैयार नहीं भी होता है तो भी ठीक, संसद को यह अधिकार है कि उसको सूचित करके और उसके क्षेत्र को क्या कर लेगा, बदल देगा या क्षेत्र को बढ़ा घटा देगा। तो ये प्रक्रिया है। हम लोग जैसे जैसे आगे क्लास में जाएंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखिएगा कि अगर आर्टिकल 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। आर्टिकल 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में क्या है, यानी अनुच्छेद 2 में क्या है, तो भारत में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, भारत में नए राज्यों की प्रवेश करके और उसको स्थापना करना है। स्लैश करके लिखा हुआ है कि प्रवेश या स्थापना। ऐसा नहीं कि भारत के अंदर के राज्य को आधा काट के मिला दिए और उसको एक राज्य बना दिए, वो नहीं। वो प्रक्रिया 3 में है। प्रक्रिया 2 में है, यानी अनुच्छेद 2 में है कि भारत के बाहर से, ध्यान रखिएगा अगर याद नहीं हो, कि विदेशी राज्य से अगर कोई क्षेत्र प्राप्त करके अगर हमको राज्य बनाना है तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। और भारत के ही अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें फेरबदल करना है तो अनुच्छेद 3 में है। अब अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है ना। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि ये जो भी प्रक्रिया हो रहा है 2 और 3 के अंतर्गत, उसको संविधान संशोधन के अंतर्गत गिनती नहीं किया जाएगा। ये जो भी हो रहा है साधारण बहुमत से हो जाएगा। साधारण बहुमत से हो जाएगा। बहुमत के भी 3 प्रकार होते हैं, साधारण बहुमत, है ना, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत में भी एक होता है कि आधे राज्यों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी कि उनका भी बहुमत होना चाहिए। तो ये जो होता है साधारण बहुमत से होता है, तो इसको संविधान संशोधन के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि 2 और 3, है ना, 2 और 3 के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होगा उसको संविधान संशोधन में गिनती नहीं किया जाएगा। ये बातें का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 4 में। तो हम लोग आज भाग 1 को देख लिए हैं। अब देखिए भाग 1 अगर हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही गहराई से और बहुत विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि आप लोग को एक बार कम से कम ये चीज़ें समराइज हो जाए, माइंड में जब याद हो जाएगा ना, तो फिर क्या है ना कि मेंस लेवल पे जब पढ़ेंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिक अपने आप याद रहेगा ना, तो याद करने में आसानी होगा। अभी से अगर ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो फिर वो तरीका जो होता है ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हम लोग पहले इसको तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।